दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम गैसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हो आपके घर में एसी लगा हुआ है तो आपके एसी में गैस भी है, उसी से तो कूलिंग हो रही है। लेकिन अब उसमें कौन सी गैस है तो एसी के ऊपर लिखा होता है। हालांकि कुछ साल पहले जब सिर्फ R22 ही आया करती थी एसीज़ में, तब ऐसा कुछ नहीं था कि उस पर प्रिंटेड हुआ करता है या स्पेशल कोई स्टिकर लगाया जाता था। लेकिन अब जब से इन्वर्टर एसीज़ आ गए हैं और गैसेस भी और इंट्रोड्यूस हो गई हैं, तो एसीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली प्रिंट किया जाता है गैस का नाम या फिर स्टिकर लगाया जाता है, ताकि कभी भी उसमें गैस रिफिलिंग करनी हो तो रॉन्ग गैस ना रिफिल कर दे कोई मैकेनिक, क्योंकि उससे सिस्टम फेलियर हो सकता है और आपका एसी ख़राब हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस कंपैरिजन वीडियो में हमें जानने को मिलेंगी, क्योंकि हर गैस का अपना एक नेचर होता है, अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक डिसक्वालिटी है। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके लिए कौन सी गैस वाला एसी लेना बेहतर है और क्यों। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मेजरली 3 गैसेस का ही कंपैरिजन करूंगा मैं। वैसे तो गैसेस बहुत सारी अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन जो कॉमनली यूज़ हो रही हैं वो हैं R22, R410A और R32। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं R22 से ही, क्योंकि R22 सबसे फेमस गैस है एयर कंडीशनर्स के मामले में। और R22 को बैन किए हुए भी बहुत साल हो गए हैं, बट स्टिल मार्केट में अवेलेबल हैं और अभी भी नए एसीज में भी R22 आपको मिल जाती है। R22 गैस दोस्तों हाईली सेफ रहती है आपके डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, क्योंकि नॉन टॉक्सिक गैस है और बिल्कुल भी फ्लेमेबल नहीं है। बट स्टिल नेगेटिव पॉइंट इसका जो है वो ये है कि ओजोन लेयर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। इसीलिए ही इसको बैन किया गया है और इसके रेप्लिकास तैयार किए गए हैं। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो अब जो इसकी रेप्लिका में नए गैसेस अवेलेबल हैं उनके कंपेयर में इनकी कूलिंग एफिशिएंसी भी कम होती है और पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। पावर कंजम्पशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि R22 वाले जो एसी हैं आप समझ सकते हो कि हर्मेटिक टाइप के कंप्रेशर होते थे उनमें, या फिर उसके बाद रोटरी कंप्रेशर भी आए जो पावर ज़्यादा लेते हैं, और वो सारे नॉर्मल टाइप के थे। जब से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है तब से R22 डिसकंटिन्यू होती जा रही है, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो एसीज़ हैं उनमें R22 का यूज़ होता ही नहीं है। तो R22 को दोस्तों हमें अब छोड़ देना चाहिए। अगर हम कोई नया एसी लेने जा रहे हैं तो हमें R22 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इसको बैन किया जा रहा है, इंडिया में भी कुछ सालों में बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। और उसके बाद R22 जब आप रिफ़िल करवाएंगे, सपोज़ गैस लीक हो गई तो आपको अब रिपेयरिंग करानी है उसकी, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महंगा आपको पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी फिर ब्लैक शुरू हो जाएगी। और आजकल भी ऐसा ही है, बट फिर भी चलो मिल जाती है गैस, हो जाता है काम हमारा। बट स्टिल मेरी एडवाइस यही है कि R22 वाले जो एसीज़ हैं उनको आप बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। बाकी इस बारे में हम लास्ट में भी बात करेंगे, क्योंकि तीनों गैसेस का जो कंक्लूजन है उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी गैस की तरफ, और जो है R410A। दोस्तों R410A की अगर बात करें तो इस गैस को 1991 में ही ईजाद कर लिया गया था, क्योंकि ये बहुत पहले ही पता लग गया था कि R22 जो है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है, और R22 के ही रेप्लिका के रूप में इसको लॉन्च किया गया और आगे यूज़ किया जाने लगा। और इसको एक ग्रीन गैस माना गया, क्योंकि ओजोन लेयर को ये बहुत कम नुकसान पहुंचाती है। हालांकि ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल 0%, बट हाँ ओजोन लेयर के लिए बहुत कम नुकसानदायक होती है। और इसकी फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो लो फ्लेमेबल गैस है, एक्सट्रीमली ओवरहीट होने पे भी बर्निंग आउट के इश्यूज इसमें नहीं आते हैं। इस गैस का प्रेशर बहुत हाई होता है, इस गैस को हैंडल करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है मैकेनिक्स के द्वारा, क्योंकि ये 2 गैसेस का ब्लेंड है, R32 और 125 नंबर का। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर हम कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो कूलिंग एफिशिएंसी इसकी R22 से 60% तक ज़्यादा है। यानी कि R22 का जो एसी है वो कितनी कूलिंग करता है उससे बहुत जल्दी कूलिंग R410A वाले एसी से आपको मिल जाएगी। यानी कि कूलिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है R22 से।
और इसीलिए ये R410A गैस मोस्टली एयर कंडीशनर्स में अवेलेबल है, क्योंकि इनकी कूलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है और एनर्जी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। लेकिन आईशर रेटिंग की बात करें तो मिड रेंज की आईशर रेटिंग आपको मिलती है R410A गैस वाले एसीज़ में। बहुत ही हायर आईशर रेटिंग वाले एसी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करें अगर इसकी मेंटेनेंस की, अगर सपोज़ आपका एसी ख़राब हो गया है, उसको रीफ़िल कराना है R410A, तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम है ये, क्योंकि जो लोकल मैकेनिक्स हैं, जो अनट्रेंड हैं, बेसिकली अनस्किल्ड हैं या अभी अनाड़ी हैं, नया काम शुरू करा है, इतनी नॉलेज नहीं है गैसेस की, जिसने R22 के ऊपर ही टोटल काम किया, क्योंकि R22 को हैंडल करना बहुत आसान है, एक ही प्रेशर पे चलता है, उसको रीफ़िल करना भी बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं बात करूं R410A की, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है गैस का, इसको हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैकेनिक के पास वेइंग मशीन होना बहुत ज़रूरी है, वैक्यूम होना बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो गैसेस का ऑलरेडी मिश्रण है। अगर बाई चांस आपके एसी में एयर रह गई या नाइट्रोजन रह गई और बिना वैक्यूम करे मशीन में उन्होंने गैस डाल दी, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये गैस हाईली प्रेशर इसका होने के कारण कोई ना कोई हादसा भी हो सकता है वहाँ पे। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एसी है जिसमें R410A गैस डली हुई है, उसको किसी भी ऐसे मैकेनिक से ना ठीक करवाएं, बेसिकली गैस का काम उससे ना करवाएं जो इस चीज़ में अनट्रेंड हो। आपको कंपनी में ही कॉल करना चाहिए या फिर वेल नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस के पास ही जाना चाहिए, ताकि आप भी सेफ रहें और आपका पैसा भी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम R32 गैस की। दोस्तों R32 की अगर मैं बात करूं तो सिंगल कॉम्पोजिट गैस है, 100% रिसाइकलेबल है और ओजोन लेयर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ग्रीन लेबल इसको भी मिला हुआ है, ग्रीन गैस बोलते हैं। तो ये हमारे एसीज़ के लिए बहुत अच्छी गैस है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी गैस है। इसकी फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो मिड लेवल की फ्लेमेबिलिटी है, लेकिन जनरल एटमॉस्फेयर में या टेम्परेचर में आग नहीं लगेगी। एक्सट्रीमली ओवरहीट टेम्परेचर होगा या ऐसा कोई एटमॉस्फेयर होगा जो बहुत गर्म होगा, तो वहाँ पे आग लग सकती है। बट ऐसा नहीं है कि कोई बंदा एसी में गैस भरने आए तो वहाँ पे कोई ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सेफ गैस है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, तभी तो मेजरली R32 का ही यूज़ हो रहा है आजकल एसीज़ में। और अगर बात करें इसकी कूलिंग कैपेसिटी की, तो दोस्तों R410A और R22 दोनों से बहुत अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कराती है ये गैस, यानी कि इसकी कूलिंग एफिशिएंसी और भी ज़्यादा है। और अगर कूलिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि R32 वाला जो एसी होगा वो कम बिजली खाएगा। और एक बहुत अच्छी बात इसमें ये भी है कि जिस एसी में सपोज 1.5 टन का कोई एसी है, उसमें R410A गैस है, और एक एसी है 1.5 टन का ही है, उसमें R32 गैस है, तो दोनों में अगर गैस का हम वॉल्यूम मेज़र करेंगे तो 15% कम यूज़ होती है R32 गैस। हालांकि R410A भी एक एनर्जी एफिशिएंट गैस है, लेकिन R32 की बात करूं तो वो उससे भी 5 से 10% ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी देती है हमें। उसका एक रीज़न है, क्योंकि R32 जो गैस है वो ईजिली कंप्रेस हो जाती है, तो यानी कि जो कंप्रेशर है उसको ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती उसको कंप्रेस करने के लिए। तो अगर उसको ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा बिजली भी नहीं खाएगा। तो इसीलिए R32 वाले जो एसीज़ होते हैं वो हायर आईशर रेटिंग में भी आपको अवेलेबल होते हैं। और इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इस पे भी वो चीज़ लागू होती है, क्योंकि इसका प्रेशर भी हाई होता है। बट स्टिल R410A से इसको हैंडल करना थोड़ा सा आसान है। बट मैं फिर से कहूँगा कि गैस का अगर कभी भी आप किसी से काम कराएं तो वो बंदा हाईली स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तभी आप उसको अपना एसी दें ठीक करने के लिए। अदरवाइज़ आपको कंपनी में ही कॉल कीजिए, क्योंकि कंपनी के जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है इन चीज़ों के लिए। और आप सब जानते हो कि उनके पास एक्सपीरियंस बेशक कम हो सकता है, लेकिन उनके पास नॉलेज जो होती है वो लेटेस्ट होती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। तो इसीलिए मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है लोकल में जो आपको लगता है कि ये हमारे एसी को हैंडल कर पाएगा, तो आप कंपनी को कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बातें गैसेस के बारे में। अब चलिए कंक्लूजन निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी गैस वाला एसी हमें ठीक रहेगा लेना।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं R22 की, तो R22 को तो अब भूल जाओ, आप भूल से भी एसी उसका मत ले लो, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है कोई चीज़ और गवर्नमेंट्स जो हैं वो बैन कर रही हैं उसको, तो हम क्यों ले रहे हैं? हो सकता है वो एसी हमें सस्ते मिल जाते हैं इसलिए ले रहे हैं। बट दोस्तों कभी भी ऐसे ही भूल मत कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको रिपेयरिंग कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है। और एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पावर सेविंग भी ऑप्शन उसमें बहुत कम है, यानी कि पावर एफिशिएंट भी नहीं होते हैं वो वाले कंप्रेसर, और कूलिंग कैपेसिटी भी उनकी कम होती है, तो हम क्यों जाएं सस्ते के चक्कर में। और दोस्तों एसी हमेशा किसी ट्रस्टेड डीलर शॉप से ही खरीदें, या किसी ट्रस्टेड अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म से खरीदें, ताकि आपको जो प्रोडक्ट मिले वो जेन्युइन मिले। ऐसे ही कहीं से भी कोई चीज़ ना खरीद लें सस्ते के लालच में, क्योंकि आपको नहीं पता उसके ऊपर स्टिकर इन्वर्टर का लगा हो या 410A का लगा हो, R32 का लगा हो, लेकिन एक्चुअली वो एक नॉर्मल एसी हो और उसमें R22 गैस का यूज़ किया गया हो। तो लेने के बाद पछताने से अच्छा है कि लेने से पहले हम पूरी एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि भाई पैसे हैं, 40-50 हज़ार की चीज़ लेनी है, कोई ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं इतने पैसे। तो हम एक अच्छी चीज़ अपने घर पे लाएं जो हमें प्रॉपरली उसका एक्सपीरियंस भी दे। अब बात करें 410A की, तो दोस्तों 410A जो गैस है वो ग्रीन गैस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपको भारी पड़ सकती है। हालांकि कूलिंग के मामले में और एनर्जी सेविंग के मामले में बहुत अच्छी गैस है, बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि अगर कोई ऑप्शन ना मिल रहा हो तो ही आप R410A वाला मॉडल लें। सपोज ऐसा होता है कि कोई ख़ास मॉडल हमें पसंद आ गया, उसके कोई फीचर पसंद आ गए हैं, लेकिन उसमें R410A गैस डली हुई है, तो ही आप उस पर जाएं। लेकिन आपको हाईली रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आपको जो भी एसी खरीदना है उसमें R32 गैस होनी चाहिए। वो आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा और आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी कराएगा एयर कंडीशनिंग का। R32 गैस नॉर्मल एसीज में भी अवेलेबल है और इन्वर्टर एसीज में भी अवेलेबल है। तो आप किसी भी तरह का एसी ले रहे हैं, आपकी फर्स्ट चॉइस R32 होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं ना भाई, कॉपर कंडेंसर होना चाहिए, 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, तो इसी तरह से आपको रेफ्रिजरेंट को भी देखना है कि R32 रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, क्योंकि R32 जो है वो अगर गैस होगी आपके एसी में तो हायर आईशर रेटिंग आपको मिलेगी, जिससे कि पावर सेविंग और भी ज़्यादा होगी और कूलिंग कैपेसिटी बहुत कमाल की होती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, R32 वाले जो एसीज़ हैं, हालांकि नॉर्मल एसीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी बहुत कमाल की कूलिंग करते हैं और इंस्टेंट कूल कर देते हैं कमरे को। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप R32 के साथ जाते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।